आज हम पुरुषों में बांझपन के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में बताया है वो कि पुरुषों में बांझपन क्यों होता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं। अगर किसी पुरुष को बांझपन है या जांच में पता चलता है कि उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप कैसे और कहाँ जाकर इलाज करवाएंगे? सच कहें तो पुरुषों में बांझपन, महिलाओं में बांझपन, ये सभी हमारे गायनकोलॉजिस्ट्स के पास ही आते हैं। तो आमतौर पर गायनकोलॉजिस्ट ही पुरुषों के बांझपन का इलाज करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक निश्चित सीमा तक ही। अगर बांझपन के कारण बहुत जटिल हो जाए या किसी सर्जरी की आवश्यकता हो, तो हमारे पास कुछ और विशेषज्ञ होते हैं जिनकी मदद ली जाती है। और कब उस मदद के लिए पुरुष को जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इसके लिए आपका गायनकोलॉजिस्ट ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर किसी पुरुष के वीर्य की जांच में पता चलता है कि उसके वीर्य में कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगला कदम यह होता है कि जब वीर्य में कोई समस्या पाई जाती है तो और भी कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। इनमें हार्मोनल कुछ जांचें होती हैं। कई बार जिन हार्मोनों की वजह से वीर्य बनता है, उस बनने की प्रक्रिया में ही समस्या हो जाती है। ऐसे में हमें हार्मोन भी देखना पड़ता है। कुछ जेनेटिक समस्याएं भी हो सकती हैं जिनके लिए जेनेटिक एनालिसिस करना पड़ता है। डायबिटीज़ या अन्य किसी हार्मोनल समस्या की वजह से भी वीर्य में कोई समस्या हो सकती है, यह भी हमें देखना होता है। कुछ जन्मजात दोष भी हो सकते हैं, जैसे पुरुषों के 2 अंडकोश होते हैं जहाँ से वीर्य बनता है। अगर वहाँ कोई जन्मजात समस्या है तो उसके इलाज के लिए भी अलग व्यवस्था करनी होगी। तो सबसे पहले जब कोई इनफर्टाइल पुरुष गायनकोलॉजिस्ट के पास आता है, उसके शारीरिक परीक्षण के लिए हम उसे किसी सर्जन, यूरोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अगर शारीरिक जांच में कोई समस्या मिलती है, जैसे कई बार वेरिकोसिल नाम की एक समस्या मिलती है जिसे बाद में सर्जिकल करेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये करेक्शन आमतौर पर यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, हम उसे उनके पास भी भेजते हैं। मैं यहाँ एक और चित्र दिखाना चाहता हूँ। यह चित्र पुरुषों के प्रजनन तंत्र का है। हम यहाँ देख सकते हैं, यह प्रोस्टेट है, यह ब्लैडर है और यह अंडकोश है। आमतौर पर इसी जगह पर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं। बनने के बाद आप देख सकते हैं एक लंबा रास्ता है। ये रास्ता पार करते हुए शरीर के कुछ और अंग हैं जहाँ से स्पर्म के कुछ तत्व जुड़ते हैं। ये जुड़कर प्रोस्टेट से होकर अंत में बाहर निकलते हैं। तो ये जो लंबा रास्ता हम देख रहे हैं, इस रास्ते में कहीं भी कोई समस्या हो सकती है। जैसे अंडकोश में, अंडकोश की समस्या मैंने पहले ही बताई। अगर वह जन्मजात है तो यहाँ स्पर्म नहीं बनेंगे। मान लीजिए यहाँ सब कुछ ठीक है, स्पर्म बन रहे हैं। बनने के बाद जब वे इस रास्ते से प्रोस्टेट तक पहुँचते हैं, इस रास्ते में कोई ब्लॉकेज या समस्या हो सकती है, वहाँ से भी वीर्य की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। अंत में जब वीर्य बाहर निकलता है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ भी कुछ तत्व मिलते हैं और मिलकर अंत में बाहर निकलते हैं। अगर बाहर निकलने के रास्ते में कोई समस्या हो तो वह भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में उस पुरुष में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो हम उस मरीज को संबंधित डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि इन समस्याओं को ठीक करने में थोड़ा समय लग सके। पुरुषों में बांझपन एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज करने में काफ़ी समय लग सकता है। कम से कम इतना तो लगता ही है, 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। इस तरह से इलाज करने के बाद हम फिर से एक बार वीर्य की जांच करते हैं। अगर उस वीर्य जांच में हम देखते हैं कि उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ऐसे में हम आशावादी होते हैं कि आगे चलकर वह दंपति संतान का मुख देख पाएंगे। देखो, लेकिन यहाँ एक और बात कहना ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूँ कि आप बार बार डॉक्टर न बदलें, क्योंकि जब कोई डॉक्टर किसी इनफर्टाइल कपल का इलाज करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें इलाज की एक प्रक्रिया दी जाती है। जब प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो उसमें कुछ स्टेप्स हमारे दिमाग में होते हैं। पहले स्टेप से तीसरे स्टेप तक इस तरह हम जानते हैं। अब बार बार डॉक्टर बदलने से समस्या ये होती है कि आपको हर डॉक्टर के पास जाकर फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। पहले स्टेप से ही इलाज शुरू करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ज़रूर यह सलाह दूंगा, देखता जो दंपति संतानहीन हैं वे ज़रूर सोच समझ कर तय करें कि आप किसके पास इलाज करवाएंगे, जहां आपको पसंद हो, जहां आप सहज महसूस करें। सहज महसूस करने का मतलब है कि डॉक्टर के साथ मरीज का रिश्ता सहज होना चाहिए। क्योंकि अगर मरीज डॉक्टर के पास अपनी बात नहीं कह सकता, शर्म के कारण बहुत सी बातें नहीं बता सकता या डॉक्टर को विश्वसनीय नहीं मानता, तो यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। इसलिए मैं आपको यह सलाह देता हूँ।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इलाज शुरू करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर चुनें और डॉक्टर चुनने के बाद खुद तय करें कि आप यहाँ जितना समय निर्धारित करेंगे उस समय तक ही इलाज करवाएंगे। और इलाज के जो भी चरण हैं वे डॉक्टर से अच्छी तरह सुन लें। जब आप सुन लेंगे तो भविष्य की योजना बनाना आपके लिए आसान होगा। आप खुद तय कर पाएंगे कि इलाज कहाँ तक जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। यह निर्णय आप खुद ले पाएंगे अब तक। इससे यह होगा कि आपका अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी है, इलाज में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक बेहद ज़रूरी बात है क्योंकि इसमें उम्र का भी मामला है। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन की कुछ योजनाएं भी होती हैं। इसलिए इनफर्टिलिटी के मरीजों को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, टिको, और एक संरचित तरीके से जीवन जीना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने इलाज शुरू किया और इलाज के 2 महीने बाद लगा कि आपके पति को 2 जगहों पर जाना पड़ेगा। अपने पेशेवर जीवन में मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने इलाज जारी रखा लेकिन 6 महीने तक दोनों साथ नहीं रह पाए। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि इलाज भी एक रिले रेस की तरह है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि रिले रेस में क्या होता है। 4-5 लोग मिलकर एक पूरा चक्र पूरा करते हैं, वो तय। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, डॉक्टर को भी धैर्य चाहिए और जो मरीज आ रहे हैं उन्हें भी धैर्य रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो इनफर्टिलिटी कपल्स हैं, जो निसंतान दंपत्ति हैं और लंबे समय से मन में एक दर्द लेकर चल रहे हैं, आप लोग सही समय पर सही निर्णय लेकर सही डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह के अनुसार आप आगे बढ़ें। आपके आंगन में भी प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। सभी खुश और स्वस्थ रहें।